ऑलराइट, आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर विच इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पूरे चैप्टर में हम कुछ सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो हम अप्लाई करने वाले हैं बाकी चैप्टर्स में। इसका टर्म्स, इसका डेफिनेशन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में आता है जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो दैट इज द चैप्टर विच इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला टॉपिक है विच इज व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? जो भी हमारे कंट्री के बॉर्डर में आता है, जहाँ पे हमारे पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने गवर्नमेंट का राज चलता हो, दैट बिकम्स डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारी गवर्नमेंट का राज आसपास वाली कंट्रीज में भी चलता है, बट लेट्स स्टिक टू आवर ओन कंट्री। सो हमारे कंट्री में अगर किसी भी गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट, अपने इंडियन गवर्नमेंट का कहीं भी राज चलता हो, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टिल कन्याकुमारी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ये पूरा का पूरा बन जाता है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। So it basically refers to the political frontier of the country. Frontier मतलब boundary. Political जहाँ पे government का राज चलता है, that is known as domestic territory. It is refers to political frontier of the country. इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें भी include होती है और कुछ चीज़ें exclude होती है. So this entire thing becomes a definition of domestic territory which you need to understand very very carefully. सबसे पहले it refers to the political frontier of the country. इट ऑल्सो इंक्लूड्स कोई भी शिप या कोई भी एयरक्राफ्ट, शिप्स या एयरक्राफ्ट अगर इंडियन रेसिडेंट ओन करता है और वो दुनिया की किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, देन दैट शिप एंड एयरक्राफ्ट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो शिप या एयरक्राफ्ट, अगर कोई इंडियन शिप या इंडियन एयरक्राफ्ट है और वो दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर रहा है, तो जो भी इनकम उस शिप या एयरक्राफ्ट में कमाया गया होगा वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एयर इंडिया ओन्ड बाय टाटा, सो ऑटोमेटिकली अगर एयर इंडिया नेपाल और श्रीलंका के बीच में भी ट्रैवल कर रहा है, देन दैट एयर इंडिया एयरक्राफ्ट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा फिशिंग वेसल्स जो मछली पकड़ने के लिए नाव जाती है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड नेचुरल ऑयल गैस रिग्स जो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में, इंडियन वाटर बॉडीज में मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर ही है, पर अगर इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में अगर मछली पकड़ने के लिए कोई वेसल है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, आइलैंड जैसा है जो कीप ऑन फ्लोटिंग, जिसका कोई भी हैबिटेट नहीं है, इट कीप्स ऑन जस्ट फ्लोटिंग, एंड नेचुरल ऑयल गैस रिग्स जो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में क्रूड ऑयल निकालने के लिए इंडस्ट्रियल्स लगा रहे, रिग्स लगे हुए हैं, अगर ये तीनों इंडियन रेसिडेंट ओन करता है, then even that becomes a part of domestic territory of India. So fishing vessels, floating platforms and natural oil gas rigs अगर international water bodies में है और Indian resident own करता है तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। इसके अलावा एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज, इंडियन कॉन्सुलेट्स और इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स अगर हमारी कंट्री का किसी और कंट्री में है तो भी वो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। सो इंडियन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है अगर हमारी कंट्री के बाहर है, इवन दैट एरिया विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडियन एम्बेसी अगर चाइना में है तो वो चाइना में ही है, लेकिन दैट इंडियन एम्बेसी का एरिया फॉर इकोनॉमिक पर्पज विल बी कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वैसे ही अगर एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स अगर किसी और की कंट्री का हमारे कंट्री में है तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। सो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्री लोकेटेड इन आवर कंट्री आर नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सारे हर कंट्री की भलाई के लिए काम करते हैं, तो ये किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता। सो इवन दैट इज एक्सक्लूडेड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ और उनके जितने भी ब्रांचेस है अगर हमारी कंट्री में है तो वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, एंड दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। इसके अलावा इसमें तीन चीज़ें एक्सक्लूडेड होती है जो इंडिया के बॉर्डर में नहीं आता, वह इंडिया के बाहर होता है, फिर भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के डेफिनेशन के पार्ट में इंक्लूड होता है। पहला, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट अगर इंडियन रेसिडेंट ओन करता है, किसी भी दुनिया की कंट्री में ट्रैवल कर रहा हो, अगर इंडियन रेसिडेंट ओन करता है, नॉर्मल रेसिडेंट, देन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया।
फिशिंग वेसल्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड नेचुरल ऑयल गैस रिग्स अगर इंटरनेशनल वाटर बॉडीज पे है और ये भी इंडियन रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट ओन करता है, देन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारी कंट्री का दुनिया की किसी भी कंट्री में हो, इवन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। वैसी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर किसी और की कंट्री का हमारे कंट्री में है तो वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, यूनिसेफ, ये किसी के भी सगे नहीं है, तो ये किसी के भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। आप मेरे साथ साथ करते हैं, हम ये कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं, आपको बताना ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आपको इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। So to tell me whether the following will be a part of domestic territory of India or not. पहला, Indian embassy in Japan, it will be included in the domestic territory of India. हमारी कंट्री का एम्बेसी दुनिया की किसी भी कंट्री में हो, वो इंडिया का ही पार्ट माना जाता है, वो हमने इंक्लूडेड में पढ़ा था थर्ड पॉइंट में। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ऑल्दो वो इंडिया में है पर वो इंडिया का रेसिडेंट का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्री लोकेटेड इन आवर कंट्री आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। कोई भी इंडियन कंपनी लंदन में है, इंडियन कंपनी है लंदन में, पर वो फिर भी इंक्लूडेड नहीं माना जाएगा। ध्यान से देखते हैं, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में है क्या? नहीं। क्या ये शिप है, एयरक्राफ्ट है, फिशिंग वेसल्स है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, नेचुरल ऑयल गैस रिग्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कंपनी इन सब का पार्ट नहीं होता, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ऑल्दो इट इज ओन्ड बाय एन इंडियन, बट ये डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल फ्रंटियर के बाहर है, इसलिए वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया ये इंक्लूड किया जाएगा बिकॉज दिस इज विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, कंपनी इंडिया में है पर ओनर कोई और है, कोई बात नहीं, है तो पॉलिटिकल फ्रंटियर में, तो ये भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि एक्सक्लूडेड में हमने कहीं भी कंपनीज के बारे में बात नहीं करी है। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, इट इज नॉट इंक्लूडेड। ऑल्दो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ही है, मुकेश भाई अंबानी अपने ही है, बट वो ऑफिस इंडिया के बाहर है, तो इट इज आउटसाइड द पॉलिटिकल फ्रंटियर, सो इट वोंट बी इंक्लूडेड। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इट विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये बैंक कहां पर है? विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर। वैसी ब्रांच ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, एज इट इज आउटसाइड द पॉलिटिकल फ्रंटियर, वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने इंक्लूडेड में कहीं भी बैंक के बारे में बात नहीं करा, ना ही एक्सक्लूडेड में हमने बैंक के बारे में बात किया। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा की बिल्डिंग है पर है कहां पर? अमेरिका में, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। स्पेन एम्बेसी इन जापान, इसमें इंडिया का कोई लेना देना ही नहीं है, so even this is not a part of domestic territory of India. Google office in India, again the office is in India, it is a part of domestic territory of our country. And office of Tata Motors in Australia, office कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, it is outside the political frontier, it is not included in the domestic territory of India. So that becomes the concept of domestic territory. जैसे जैसे आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से करोगे, आपका दिमाग और ब्रॉडन होते जाएगा, समझ आने लग जाएगा। आई होप दीज एग्जाम्पल्स आर यूजफुल फॉर यू। सो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का। अब हम करेंगे अगला टॉपिक विच इज नॉर्मल रेसिडेंट। तो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में भी पढ़ा था, ships and aircraft owned by a normal resident of the country. Now what do you mean by normal resident? नॉर्मल रेसिडेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है, अगर कोई भी इंसान उस कंट्री में रहता हो, अगर वो इंसान उस कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कमाने की इच्छा, खर्च करने की इच्छा और सेव करने की इच्छा उसी कंट्री में है, देन दैट पर्सन बिकम नॉर्मल रेसिडेंट। सो आई स्टे इन इंडिया, I live in India, I earn in India, I save in India, I spend in India, so I become the normal resident of India. अगर मैं US घूमने गया, अगर मैं अब्रॉड घूमने गया, तो स्टिल मेरा अल्टीमेट कमाने की इच्छा कहाँ की थी? इंडिया की, तो मैं इंडिया का ही पार्ट माना जाऊंगा, दैट बिकम्स टूरिज्म, सो आई स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एंड एन इंस्टीट्यूशन, सेपरेट लीगल एंटिटी. तो अंबानी जी का रेसिडेंटशिप अलग होगा और रिलायंस का रेसिडेंटशिप अलग होगा. So it refers to an individual or an institution
who is located in that country and whose center of economic interest to earn, save and spend lies in that country. वो रहता वहाँ है, उसके कमाने की, खर्च करने की और सेव करने की इच्छा भी उसी कंट्री में है, then that become normal resident of India. इसके अलावा ये 5 चीज़ें हम एक्सक्लूड करते हैं. ऑल्दो वो इंडिया में ही रहते होंगे, उनकी कमाने की इच्छा इंडिया में होती होगी, बट 5 थिंग्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट. सबसे पहला, कोई भी फॉरेन टूरिस्ट, ध्यान से फॉरेन टूरिस्ट होना चाहिए, इंडियन टूरिस्ट की बात नहीं कर रहे हम. कोई भी फॉरेन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर जो इंडिया में ट्रैवल करता है फॉर लेस देन अ ईयर, 1 साल से कम के लिए ट्रैवल करता है, तो वो उस साल के लिए नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाया जाएगा. तो अगर कोई चाइना का इंसान आया, इंडिया में घूमा और चले गया, तो देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट वो इंडिया में आया, 3 साल रहकर गया, तो फॉर दोज 3 years ही विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट चाइना. वो चाइना का सिटीजन कहलाया जाएगा, पर इंडिया का वो 3 साल के लिए रेसिडेंटशिप कहलाया जाएगा. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप, वो हम बाद में करते हैं. पहले रेसिडेंट क्या होता है वो हम समझ लेते हैं. दूसरा, कोई भी फॉरेन स्टाफ अगर इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, अगर वो हमारी कंट्री में काम करता है तो वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता, चाहे वो 1 साल से कम के लिए हो या 1 साल से ज़्यादा के लिए हो. अगर कोई भी फॉरेन स्टाफ काम करता है हमारे एम्बेसीज में, हमारे ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स या मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, तो वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं माना जाएगा. सो इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, ऑल्दो इंडियन एम्बेसी इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, डोमेस्टिक टेरिटरी के डेफिनेशन में फिट होता है, बिकॉज वहाँ पे यूएस का इंसान कोई काम कर रहा है तो वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कमा इंडिया में रहा होगा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन यूएसए, तो वी वोंट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, मैंने आपको पहले ही बोला था किसी के भी सगे नहीं है, तो ये किसी भी कंट्री के रेसिडेंट में नहीं कंसिडर किया जाता. क्या इंडिया में काउंट किया जाएगा? नहीं. तो यूएस में नहीं, चाइना में नहीं, ये किसी भी कंट्री के रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होगा. लेकिन अगर कोई भी फॉरेन एम्प्लॉय इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है फॉर लेस देन अ ईयर इन इंडिया, नॉट इंक्लूडेड, फॉर मोर देन अ ईयर इंक्लूडेड. तो एक्सक्लूडेड में हमें टाइम पीरियड देखना पड़ेगा, लेस देन अ ईयर है या मोर देन अ ईयर है. ऑलराइट, द फोर्थ वन बिकम्स क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स. तो आप देखते हो क्रूज घूमता है, ऑलराइट, इट ट्रैवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड. सो बहुत सारे कंट्री में वो रुकते हैं, वहाँ के स्टाफ भी रुकते हैं, द क्रू मेंबर्स, दे ऑल्सो रोम द कंट्री एंड देन दे गेट बैक टू द शिप, और फिर वो दूसरे कंट्री के लिए निकल जाते हैं. सो जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं, चाहे वो फ्लाइट्स के हो, चाहे वो शिप्स के हो, या कोई भी वेसल्स के हो, या सीजनल वर्कर्स या कमर्शियल ट्रैवलर्स जो बिजनेस पर्पज के लिए ट्रैवल करते हैं, सीजनल वर्कर्स ऑफ सीजन काम किया, सर्टन सीजन ऑफ द ईयर वो इंडिया में आके काम करते हैं. अगर वो 1 साल से कम के लिए इंडिया में है देन नॉट इंक्लूडेड, 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो इंक्लूड हो जाएंगे. ऑलराइट, एंड लास्ट देयर आर वेरियस बॉर्डर वर्कर्स जो कंटिन्यूसली बॉर्डर क्रॉस करते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ नेपाली वर्कर्स हु क्रॉसेस कम्स टू इंडिया, काम करते हैं, वापस शाम को चले जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह आएंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे. तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए हम उसको इंडिया के रेसिडेंट में पार्ट इंक्लूड नहीं करते. सो एनी बॉर्डर वर्कर्स हु कंटिन्यूसली क्रॉसेस बॉर्डर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वर्क पर्पस, हम उसको इंडिया के रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं करते. सो ये बन गया आपका डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट रेफर्स टू एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन who lives in that country, who's located in that country, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है. दूसरा, इसमें 5 चीजें एक्सक्लूडेड है. पहला, फॉरेन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर. कौन सा टूरिस्ट? फॉरेन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर हु ट्रैवल्स टू अ कंट्री फॉर लेस देन अ ईयर. दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी के भी सगे नहीं होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी के भी सगे नहीं होते, बट उसमें अगर कोई फॉरेन स्टाफ काम कर रहा है फॉर लेस देन अ ईयर तो नॉट इंक्लूडेड, मोर देन अ ईयर इंक्लूडेड. पर अगर कोई भी फॉरेन स्टाफ, एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर कोई फॉरेनर हमारे कंट्री में है या हम किसी और की कंट्री में है तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा. वो जिस कंट्री के आर्म फोर्सेस है उन्हीं की कंट्री का पार्ट माना जाएगा. क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, सीजनल वर्कर्स एंड कमर्शियल ट्रैवलर्स जो वर्क पर्पज के लिए ट्रैवल करता है फॉर लेस देन अ ईयर, नॉट इंक्लूडेड. फॉर मोर देन अ ईयर दे विल बी इंक्लूडेड.
और बॉर्डर वर्कर्स जो कंटिन्यूसली बॉर्डर क्रॉस करता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता. Now these are certain examples. You need to tell me whether it will become a part of normal resident of India or not. India के point of view से हमें आंसर देना है. So Indian officials working in Indian embassy in USA. एम्बेसी कहाँ पर है? यूएसए में. पर है कौन सा एम्बेसी? इंडियन एम्बेसी. तो वो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा. उसमें काम भी कौन कर रहा है? इंडियन ऑफिशियल. अगर ये फॉरेन स्टाफ होता तो एक्सक्लूडेड होता. एक बार वापस चलते पिछले साइड में. फॉरेन स्टाफ वर्किंग इन दीज एम्बेसीज विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट यहाँ पे इंडियन स्टाफ ही है तो ये इंक्लूड होगा. तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझिए ताकि आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सको. दूसरा, कोई भी जापानीज टूरिस्ट इंडिया में आया 2 महीने के लिए तो वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज दे आर टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट कमिंग फॉर लेस देन अ ईयर. इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान टू वॉच अ क्रिकेट मैच तो वो इंडिया, अच्छा ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा. दिस विल बी इंक्लूडेड. इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान टू वॉच अ क्रिकेट मैच 2 दिन देखेगा, 5 दिन देख कर आएगा, उसके बाद वापस इंडिया में ही आएगा तो वो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा, बिकॉज उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही लाई करता है. इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन अ ईयर, अगर वो लेस देन अ ईयर अमेरिका में काम करता तो वो अमेरिका का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, इंडिया का ही रेसिडेंट माना जाएगा. इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, काम कहाँ कर रहा है? इंडिया में. एम्प्लॉयज भी कौन सा? इंडियन, तो ये भी इंक्लूड किया जाएगा. फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में विजिट करता फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल, वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा एज इट इज फॉर लेस देन अ ईयर. इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर दी हज पिलग्रिमेज तो जाएगा, फिर वहां पे हज पिलग्रिमेज जाके वापस इंडिया में आ जाएगा तो वो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा, इंडिया का ही रेसिडेंट कहलाया जाएगा. एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया फॉर मोर देन अ ईयर, फॉरेन स्टाफ वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन अ ईयर, वो इंक्लूड किया जाता है. फॉर लेस देन अ ईयर एक्सक्लूडेड होता. एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर बिजनेस, वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए वो इंग्लैंड में है और बिजनेस जनरली आप 1 साल से ज़्यादा करते हो तो इसलिए वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो इंग्लैंड का ही पार्ट माना जाएगा. Although he is a citizen of India, but still he won't be considered as a resident of India. Now let's understand the difference between citizenship and residency. Resident हमने क्या होता है वो हमने कर लिया. Let's understand what do you mean by citizenship. Citizenship मिलता है either by birth. तो अगर आप एक कंट्री में जन्म लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप उस कंट्री के सिटीजन कहलाए जाते हो, या फिर जब आप उस कंट्री के कोई लीगल प्रोविजंस फुलफिल कर लेते हो, जो भी कानून ने बोला है अगर वो प्रोविजन आप फुलफिल कर लेते हो तो आप उस कंट्री के सिटीजन बन जाते हो इफ यू अप्लाई फॉर इट. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आई एम बोर्न इन इंडिया तो आई ऑटोमेटिकली बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया. कोई और एग्जाम्पल लेते हैं. तो अगर यूके में, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स है, अगर यूके में आप 7 साल के लिए कंजिक्यूटिवली वहां के रेसिडेंट बन जाते हो फॉर 7 कंटिन्यूस ईयर्स तो आप यूके के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. यू बिकम अ यूके सिटीजनशिप. कंडीशन क्या है? हाइपोथेटिकली है, रियल लाइफ में नहीं है. 7 कंसिक्यूटिव ईयर्स के लिए अगर आप रेसिडेंटशिप बन जाते हो, रेसिडेंट बनते हो उस कंट्री के, तो आपको यूके का सिटीजनशिप मिल जाएगा. 7 साल बाद वो इंसान ईरान शिफ्ट हो गया, वहाँ पे उसको 200 एकड़ की ज़मीन लेनी है और 2 साल के लिए रेसिडेंट बनना है. उसने वो काम भी कर लिया, पैसे बहुत कमाए, 200 एकड़ की ज़मीन ली और 2 साल वहाँ पे रेसिडेंट भी बन गया, तो ऑटोमेटिकली वो ईरान का भी सिटीज़न बन गया. क्या एक कंट्री 2 कंट्री का सिटीज़न बन सकता है? एक इंसान 2 कंट्री का सिटीज़न बन सकता है? 100% बन सकता है. तो वो इंसान यूके का भी सिटीज़न कहलाया जाएगा और ईरान का भी सिटीज़न कहलाया जाएगा. बट इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप. तो इंडिया के साथ आप किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं बन सकते हो. तो इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप. तो अगर मैं इंडियन सिटीजन हूँ, इवन इफ आई फुलफिल द कंडीशन ऑफ द अदर कंट्रीज, आई स्टिल कैन नॉट बिकम दैट कंट्रीज सिटीजन. अगर मुझे उस कंट्री का सिटीजन बनना है तो मुझे इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा. सो इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप. आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ सिटीजन. तो रेसिडेंटशिप कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कि जिस कंट्री के आप रेसिडेंट बन गए, आपका नेशनल इनकम
उसी कंट्री में काउंट किया जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इस साल के लिए मैं इंडियन रेसिडेंट, तो मैं इस साल के लिए इंडिया में मेरा इनकम कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर बिकम अ यूएस रेसिडेंट, तो मेरी इनकम यूएस में काउंट की जाएगी फॉर दैट नेशनल इनकम। बट सिटीजनशिप इज बाय बर्थ और लीगल प्रोविजन, तो दिस बिकम्स अ लीगल कॉन्सेप्ट कि आप किस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किस कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो कंट्री आपका ध्यान रखेगा, तो दैट बिकम सिटीजनशिप। सो दिस इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशिप। हमने पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप। इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स है, वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।